VB.NET में अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरिएबल के स्कोप एंड लाइफ टाइम को समझाइए। तो इसमें हम समझेंगे कि जैसे कैसे हम एक प्रोग्राम में किसी वेरिएबल को यदि डिफाइन करते हैं तो उसकी लाइफ कब तक की होती है, मतलब उसमें जो वैल्यू रखी होती है वेरिएबल में तो वो किस प्रकार से और कब तक होती है। तो वेरिएबल का स्कोप तथा लाइफ टाइम एप्लीकेशन का सेक्शन होता है जो वेरिएबल को देख सकता है तथा मैनिपुलेट कर सकता है। यदि एक वेरिएबल के प्रोसीजर में डिक्लेयर किया जाता है, मतलब यदि एक वेरिएबल जो है किसी भी प्रोसीजर में या फंक्शन के अंदर या किसी भी बटन क्लिक के अंदर हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जो स्पेसिफिक प्रोसीजर में कोड केवल उसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, अर्थात यह वेरिएबल एप्लीकेशन के किसी दूसरे प्रोसीजर में एग्जिस्ट नहीं करता। जब वेरिएबल का स्कोप एक प्रोसीजर तक सीमित होता है तो इसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। इसे आप निम्नलिखित उदाहरण से आसानी समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर इस उदाहरण को पहले से बना करके रखा हुआ है। ये देखिए, हमने एक विजुअल स्टूडियो में एक विंडो एप्लीकेशन बनाया, उसमें हमने एक फॉर्म जोड़ा। फॉर्म में हमने इस प्रकार से 3 बटन रखी हुई हैं। ये देखिए, एक बटन के ऊपर टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके हमने लिखा है एडिशन, एक में लिखा है हमने सब्सट्रैक्शन, एक में लिखा हमने मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए, इसकी कोडिंग पे यदि हम जाते हैं तो जो हमने समझा था, तो जो भी आपने बटन क्लिक के अंदर कोडिंग लिखी हुई है, जैसे अभी हमने यहाँ पर अगर डिजाइनिंग में जाते हैं, एडिशन बटन में क्लिक करेंगे तो उसके अंदर की बटन क्लिक के अंदर की कोडिंग ये है। अब अगर हम बटन 2 में क्लिक करेंगे तो बटन 2 के अंदर की कोडिंग ये है। अगर हम बटन 3 में क्लिक करेंगे तो उसके अंदर की कोडिंग ये है। तो इसमें बोला गया है कि इस बटन के अंदर, ये पूरी बटन एक क्लिक के अंदर जो भी कोडिंग लिखी हुई है, ये बटन क्लिक कहलाएगी एक कंप्लीट प्रोसीजर, और उसके अंदर जो भी कोडिंग लिखी होगी वो इस प्रोसीजर के अंदर की कोडिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। मतलब नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट जो है वो इंटीजर प्रकार का डेटा, मतलब कोई नंबर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट जो 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इनका स्कोप केवल ये बटन क्लिक के अंदर ही रहेगा। जैसे ही बटन क्लिक के बाहर को एग्जीक्यूशन जाएगा, इसका स्कोप खत्म हो जाएगा और इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर वेरिएबल का जो स्कोप है, वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर की थी वो केवल बटन क्लिक के अंदर ही उपयोगी हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल का लोकल स्कोप, या इसको डिफाइन की गई वेरिएबल को बोलते हैं लोकल वेरिएबल। इसको बोलेंगे हम लोकल वेरिएबल। ऐसे ही दूसरी बटन क्लिक के अंदर ये दूसरी प्रोसीजर कहलाएगी, इससे अलग प्रोसीजर कहलाएगी। इसके अंदर भी हमने वेरिएबल को अलग से डिक्लेयर किया गया है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू का स्कोप भी तभी तक रहेगा जब तक कि एग्जीक्यूशन बटन 2 क्लिक के अंदर रहेगा, और जैसे ही बटन 2 क्लिक से हम बाहर आएंगे, नम 1, नम 2 में भी जो भी वैल्यू होगी स्टोर होगी वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगी। तो ये भी कहलाएगी लोकल वेरिएबल। इसी प्रकार से बटन 3 के लिए भी ये तीसरी वैल्यू भी कहलाएगी लोकल वेरिएबल। इसी प्रकार से वेरिएबल का लाइफ टाइम हम समझते हैं। वेरिएबल का टाइप तथा स्कोप के साथ एक लाइफ टाइम को रखते हैं जो एक पीरियड होता है जिसके लिए वेरिएबल अपनी वैल्यू को रखती है। वेरिएबल जो पब्लिक रूप में डिक्लेयर होते हैं वो एप्लीकेशन के लाइफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। लोकल वेरिएबल प्रोसीजर में डिम एंड प्राइवेट स्टेटमेंट के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं। जब एक प्रोसीजर रहता है ये तब तक रहते हैं जब प्रोसीजर समाप्त होता है, तो लोकल वेरिएबल की एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाती है तथा इन्हें एलोकेट की गई मेमोरी सिस्टम को वापस हो जाती है। जो अभी हमने लोकल वेरिएबल के बारे में बताया कि जैसे ही एग्जीक्यूशन उस प्रोसीजर से बाहर आएगा, लोकल वेरिएबल की वैल्यू खत्म हो जाएगी। सेम प्रोसीजर को पुनः कॉल किया जा सकता है। इस केस में लोकल वेरिएबल को पुनः क्रिएट किए जाते हैं तथा पुनः इनिशियलाइज किए जाते हैं। अतः ग्लोबल वेरिएबल को फॉर्म एंड कोड मॉड्यूल के जनरल डिक्लेरेशन सेक्शन में पब्लिक स्टेटमेंट के साथ क्रिएट करता है। इनकी वैल्यू की उपलब्धता किसी भी प्रोसीजर, किसी भी फॉर्म में या कोड मॉड्यूल में होती है। ग्लोबल वेरिएबल को एलोकेट की गई मेमोरी तब तक रिलीज नहीं होती जब तक कि प्रोग्राम बंद नहीं हो जाता। तो आइए इसे हम प्रोग्राम से समझते हैं।
तो यदि हमारा प्रोग्राम के अंदर हर प्रोसीजर के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन की गई है इसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल। अब यदि आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, रन करने के लिए स्टार्ट डिबगिंग बटन पे हमने क्लिक किया, ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। और यहाँ पर इसके स्कोप को समझने के लिए, लाइफ टाइम को समझने के लिए पहले अभी हमने क्लिक किया एडिशन बटन पर, तो ये नंबर पूछ रहा है, तो ये हमने पहली वैल्यू नंबर दिया, फिर ओके कर दिया, फिर हमने दूसरा नंबर दिया और फिर से ओके कर दिया। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 112, दोनों नंबर का इसने एडिशन करके देखिए। अगर आप यहाँ पर वैल्यू देखोगे इनकी, तो इसकी वैल्यू आप इस प्रकार से नहीं देख सकते। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को डीबगिंग मोड पे चलाना पड़ेगा, मतलब प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप हमको रन करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ माउस से क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम को रन करते हैं। और प्रोग्राम को रन करने के बाद हमने किस क्लिक में इस स्टॉप को लगा दिया है, ये आपका बटन क्लिक में। तो एडिशन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए प्रोग्राम यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि हमने बटन 1 पे क्लिक किया है। अब इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हम स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। इसको बोलते हैं प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करके वेरिएबल की वैल्यू को चेक करते जाना कि किस वेरिएबल में कितनी वैल्यू है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए कीबोर्ड से F10 फंक्शन की हम प्रेस कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आपको कीबोर्ड से फंक्शन की F8 को प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप F8 को प्रेस करेंगे तो देखिए आपका एग्जीक्यूशन इस लाइन पर आ जाएगा। और जो भी आप यहाँ पर ये देखिए, ये लाइन में क्या होता है, इनपुट बॉक्स लगा हुआ है और उसमें नंबर एंटर करना। तो जैसे ही इस लाइन पे एग्जीक्यूशन आया, ये नंबर एंटर करने के लिए यहाँ पर जो है इनपुट बॉक्स आ गया। यहाँ पर देखिए हमने नंबर दिया, नंबर 1 की वैल्यू दी हमने क्या 10 और ओके कर दिया। फिर से हमारा एग्जीक्यूशन अगली लाइन पे आया, फिर से हमने F8 दबाया। इसके बाद हमने दूसरे नंबर की वैल्यू num2 की वैल्यू दे दी 20। तो इस प्रकार से num1 की वैल्यू देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है 10 और num2 की वैल्यू दिखाई दे रही है 20। और जब आप आगे आओगे और इन दोनों का रिजल्ट देखोगे तो num1 की वैल्यू 10 और num2 की वैल्यू 20 कितनी हो गई 30 हो गई। और मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर देगा अगली लाइन में 30। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, ये इसका जो स्कोप है केवल बटन क्लिक के अंदर ही है। num1 की वैल्यू 10, num2 की वैल्यू 20। जैसे ही हम ये प्रोग्राम से बाहर आएंगे तो देखिए जैसे ही हम F8 करके इस प्रोग्राम से बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद यदि हम दूसरे प्रोसीजर में क्लिक करते हैं, मतलब दूसरी बटन पे हम क्लिक करके देखिए इसमें आ गए, इसमें num1 की वैल्यू भी 0 हो गई और इसमें भी num2 की वैल्यू 0 हो गई। मतलब जब तक हम प्रोसीजर के अंदर थे तब तक num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू थी, लेकिन जैसे ही हम प्रोसीजर के बाहर आए तो num1 और num2 की वैल्यू मेमोरी से डिलीट हो गई। और ये देखिए दूसरे वाले ब्लॉक में, दूसरे वाले प्रोसीजर में भी num1 और num2 की वैल्यू 0 दिखाई दे रही है। तो ये कहलाता है वेरिएबल का लोकल स्कोप, या इसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल को लोकली डिफाइन करना। वेरिएबल को लोकली डिफाइन करने में क्या होता है कि वेरिएबल में वैल्यू तब तक स्टोर रहती है जब तक आप उसके अंदर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। और जैसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ये एंड सबके बाहर आया और आप दूसरी प्रोसीजर में जाने के लिए क्लिक करोगे तो ये देखोगे आप कि पहले वाले जो भी आपकी वेरिएबल थी, चूंकि ये उसी प्रोसीजर के अंदर थी और आप उस प्रोसीजर से बाहर आ गए तो क्या होगा, उसके अंदर से वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, मिट जाएगी। अब इस प्रोग्राम को हम दूसरे प्रकार से रन करते हैं। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए अब हमने क्या किया, इस वेरिएबल का स्कोप बदल दिया और इस वेरिएबल को हमने यहाँ से कट करके और यहाँ पर जनरल डिक्लेरेशन वाले भाग में यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया और ये इस से भी हमने यहाँ पर हटा दिया और इससे भी हमने हटा दिया। अब हमने वेरिएबल को सबसे ऊपर डिफाइन कर दिया। तो वेरिएबल के इस स्कोप को बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल, इसको बोलेंगे वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल। वेरिएबल को हमने यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन किया। तो इससे क्या फायदा होता है वो अब हम समझते हैं। फिर से प्रोग्राम को हमने यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा करके रन किया। ब्रेक पॉइंट हमने लगाया यहाँ पर और फिर से स्टार्ट डीबगिंग बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन हुआ। यहाँ पर फिर से हमने एडिशन बटन पे क्लिक किया, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुका। फिर यहाँ पर हम आगे आए और ये देखिए हमने जो है पहला नंबर इसने पूछा, हमने पहला नंबर इनपुट कर दिया, ओके कर दिया। फिर यहाँ पर हम आगे आए,
फिर यहाँ पर दूसरा नंबर पूछा गया, दूसरा नंबर इनपुट कर दिया हमने और ओके कर दिया। अब देखिए num1 में वैल्यू आ गई 12, num2 में वैल्यू आ गई 34। अगर आप फिर से आगे आएंगे, दोनों का टोटल जो है num1 और num2 का टोटल रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया और वो था 46। अब आप जब मैसेज बॉक्स वाली लाइन को रन करेंगे तो देखिए एडिशन आपका 46 डिस्प्ले हो गया। अब यदि हम इस प्रोसीजर से भी बाहर आ जाते हैं, देखिए अभी हम इस प्रोसीजर से बाहर आ गए जैसे इसके पहले वाले प्रोग्राम में हमने किया था। अब यदि हम सब्सट्रैक्शन वाली बटन पे क्लिक करके इस प्रोसीजर से बाहर आकर के दूसरी प्रोसीजर में आ गए हम, लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि num1 की वैल्यू अभी भी बनी हुई है और num2 की वैल्यू अभी भी बनी हुई है, और यहां पे भी हम num1 की वैल्यू आपको वही मिलेगी और num2 की वैल्यू आपको वही मिलेगी जब तक कि आप यहां पे इनपुट बॉक्स ला करके और दूसरी बार कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर देते हैं। जैसे ही आप कोई दूसरी बार वैल्यू स्टोर करेंगे तो num1 और num2 की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। ये देखिए अभी तक प्रोग्राम में वैल्यू बनी हुई है, केवल यह इसी कारण से प्रोग्राम में वैल्यू बनी हुई है क्योंकि आपने यहां पर वेरिएबल को ग्लोबल डिफाइन किया है। तो वेरिएबल को ग्लोबल डिफाइन करने का फायदा यह होता है कि वेरिएबल का लाइफ टाइम का मतलब होता है कि वेरिएबल में वैल्यू तब तक बनी रहती है जब तक आपका प्रोग्राम चालू रहता है, और जब आप प्रोग्राम को स्टॉप करोगे तभी देखिए ये वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से जाएगी। अब वेरिएबल में वैल्यू मेमोरी से डिलीट हो गई। तो ये था वेरिएबल का लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप और वेरिएबल का लाइफ टाइम।